स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 4 ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 स्टार्ट किया था। तो चैप्टर 4 में मैंने आपको बताया था कि चैप्टर भी 4 है, सेक्शन भी 4 है और स्टार्ट भी 24 से है सेक्शन, है ना। तो सेक्शन 24 एंड 25 हमने पढ़ ली थी। उसके आगे वाली सेक्शन हमें पढ़ना थी सेक्शन 26। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम सेक्शन 26 से। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं। सेक्शन 26 सेक्शन 26 बात करती है टाइम लिमिट फॉर मेकिंग डिपॉजिट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स इन एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट। निक्षेप करने के लिए समय की परिसीमा और निक्षेप के लिए आवेदन में अशुद्ध विशिष्टियों के परिणाम। मतलब जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर कल प्रीवियस सेक्शन में, सेक्शन 24 में हमने जो पढ़ा है निक्षेप मतलब डिपॉजिट ऑफ रेंट जो हमने पढ़ा है, अभिधारी द्वारा भाड़े का निक्षेप सेक्शन 25 में हमने पढ़ा है कि जब लैंडलॉर्ड लेने से मना कर दे या रिसीप्ट देने से मना कर दे या ये डाउट है कि किस पर्सन को जो है हमें पेमेंट करना है तो आरसी के पास डिपॉजिट कर देंगे, है ना। तो उस संबंध में अब आगे कंटिन्यू में ये सेक्शन 26 में बताया गया है कि लिमिटेशंस क्या है डिपॉजिट को करने के। और अगर इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स एप्लीकेशन में लगाए हैं, हमने पढ़ा था कि एप्लीकेशन के साथ डिपॉजिट किया जाएगा। तो एप्लीकेशन में अगर आपने आवेदन में आपने क्या किया है, अशुद्ध विशिष्टियां दे दी, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे देखिए पढ़ते हैं सर। इसमें लिखा हुआ है नो डिपॉजिट अंडर सेक्शन 25 shall be considered to have been validly deposited under that section unless the deposit is made within 21 days of the time referred to in section 24 for payment of the rent. Simply बहुत एक चीज इन्होंने ये बताई है इस सेक्शन में कि धारा 25 के अधीन जो निश्चित किया गया कोई भी भाड़ा है, उस धारा के अधीन विधिमान्यता निश्चित किया गया तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह निक्षेप धारा 24 में, अगर आपकी बैरक में 25 है तो उसको काट के 24 कर लीजिएगा इधर पे लास्ट में, या जब तक कि वह निक्षेप धारा 24 में भाड़े के संदाय के लिए निर्दिष्ट किए गए समय के 21 दिन के भीतर ना किया गया हो। मतलब इन्होंने एक समय सीमा बता दी, एक टाइम लिमिट बता दिया। इन्होंने कहा अगर इस टाइम लिमिट के अंदर आपने डिपॉजिट नहीं किया, मतलब सेक्शन 25 का जो ग्राउंड है, सेक्शन 25 का ग्राउंड लेकर के यदि कोई पर्सन आरसी के पास डिपॉजिट कर रहा है रेंट, तो उसकी भी एक टाइम लिमिट है। अगर उस टाइम लिमिट में आपने आरसी के पास डिपॉजिट नहीं किया तो वो वैलिडली डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। वो जो आपने रेंट जो पेमेंट आपने की है आरसी को सेक्शन 25 के अंतर्गत, तो वो भी कब होना चाहिए, 21 दिन के भीतर अगर आपने किया है तो वो विधिमान्य है। अगर 21 दिन के भीतर नहीं किया है तो वो विधिमान्य नहीं माना जाएगा। कब से 21 दिन के अंदर, जब तक कि वह निश्चित धारा 24 में भाड़े के संदाय के लिए निर्दिष्ट किए गए समय के 21 दिन के भीतर ना हो। मतलब सेक्शन 24 में हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 24 में हमने पढ़ा था कि जो रेंट है उसको पे करना है तो या तो यदि कॉन्ट्रैक्ट में कोई समय बताया गया है तो उस समय के अनुसार करना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई समय नहीं बताया गया है तो कितने दिन के अंदर करना है, हमने भी याद है सेक्शन 24 में आगामी मास के 15वें दिन। हाँ, तो यदि कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बस अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आगामी मास के 15वें दिन में, मीन्स बाय द 15th डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ फॉर विच इट इज पेबल। ठीक है, तो ये 24 में बताया गया है। तो अब बात हो रही है कि अब लेकिन क्या था कि जब अभिधारी सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग रेंट देने गया मकान मालिक को, किराएदार को, तो किराएदार ने क्या किया, रेंट लेने से मना कर दिया। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट था दोनों के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट में कोई डेट बताई गई थी कि इस डेट को जो है हर महीने इस तारीख को आपको किराया जमा करना है, तो उस डेट पे गया होगा। या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ का 15th डे पे, आगामी मास के 15वें दिन पे जमा करने गया। तो लैंडलॉर्ड ने धारा 25 के अंदर क्या किया,
लेने से मना कर दिया या रिसीप्ट देने से मना कर दिया या उसको पर्सन को लेके कोई डाउट है, तब ऐसी कंडीशन में सेक्शन 25 के अंतर्गत ये जो टेनेंट है, अभिधारी है, किराएदार है, ये कहाँ जाएगा डिपॉजिट करने रेंट? आरसी के पास। तो ये जो आरसी के पास रेंट इसको डिपॉजिट करना है, उसकी समय सीमा बताई है 21 दिन के भीतर। मतलब सेक्शन 24 में अगर संविदा के तहत कोई समय बताया गया था, उस समय के 21 दिन के अंदर, या आगामी मास के 15वें दिन आप जमा करने जा रहे थे तो उसने लेने से मना कर दिया, तो उस 15वें दिन से 21 दिन के अंदर, ठीक है, कि मतलब दिसंबर का किराया था, दिसंबर का किराया आप कब देने जा रहे थे? 15 जनवरी को। उसमें हमने यही पढ़ा है, आगामी मास के 15वें दिन, मतलब दिसंबर मंथ का किराया 15 जनवरी को देने जा रहे थे। 15 जनवरी को जब आप देने गए तो मकान मालिक ने किराया लेने से मना कर दिया, तो फिर आप धारा 25 के अंतर्गत आरसी के पास जाओगे। तो आरसी के पास अब ये नहीं कि किराया लेने से मकान मालिक ने मना कर दिया तो आप सो गए आराम से, आप तो जाएंगे जब तरीके से मना करते 2 महीने बाद जाके हम जमा कराएंगे। नहीं, अगर 2 महीने बाद आप जाकर के आरसी के पास जमा करने जाएंगे तो वो विधिमान्य निश्चित नहीं कहलाएगा, वैलिड डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। वैलिड कब माना जाएगा? अगर आप 15 जनवरी से 21 दिन के अंदर करेंगे तो। क्लियर है? बात समझ में आई? यस मैम। हाँ, ओके। अब उसके बाद सबसेक्शन 2 देखिए नेक्स्ट। तो सबसेक्शन 2 में क्या बताया गया है? नो सच डिपॉजिट शैल बी कंसीडर्ड टू हैव बीन वैलिडली मेड। मतलब इस पूरी सेक्शन में वैलिडिटी बताई है कि कौन कौन सी कंडीशन से तो वैलिड डिपॉजिट माना जाएगा। तो पहली कंडीशन हो गई कि जो भी 24 में प्रिस्क्राइब्ड टाइम है उस टाइम के 21 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, कि 24 में आप जमा करने गए और 25 में वो कंडीशन थी, मना हो गया, तो फिर 25 में जो समय सीमा थी उसके बाद 21 डेज के अंदर अंदर आपको जमा करना है तो वैलिडली डिपॉजिट माना जाएगा। दूसरी कंडीशन आप सेक्शन 2 में क्या बता रहे हैं कि नो सच डिपॉजिट शैल बी कंसीडर्ड टू हैव बीन वैलिडली मेड if the tenant willfully makes any false statement in his application for depositing the rent। अब टेनेंट जो है, किराएदार जो है, उसने जानबूझ करके अपनी एप्लीकेशन में सेक्शन 25 के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाना है, साथ में डिपॉजिट करना है, तो उसने एप्लीकेशन में जानबूझ करके गलत कथन किए हैं अपनी एप्लीकेशन में रेंट डिपॉजिट करने के लिए। हो सकता है वो मकान मालिक को परेशान करना चाहता हो, फालतू में पहुंच गया कि सर पता ही नहीं है मकान मालिक कौन है, किसको देना है किराया, इसलिए मैं आपके पास डिपॉजिट करने आ रहा हूँ रेंट। ऐसी तथ्य उसने डाल दिए कि डाउट है पर्सन को लेके। तो अगर ये पता चल गया कि ये फॉल्स है स्टेटमेंट, है ना, डिपॉजिट करा है रेंट इसने आरसी के पास, तो फॉल्स है ये स्टेटमेंट। अनलेस द लैंडलॉर्ड हैज विथड्रॉन द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो अब देखो ये वैलिड कब तक नहीं माना जाएगा? यदि वो अमाउंट जो आरसी के पास इसने डिपॉजिट कर दिया है एप्लीकेशन के साथ, अगर वो अमाउंट लैंडलॉर्ड विथड्रॉ कर ले तब तो कोई बात नहीं है। अनलेस द लैंडलॉर्ड हैज विथड्रॉन द अमाउंट डिपॉजिटेड, जब तक की जो डिपॉजिटेड अमाउंट है लैंडलॉर्ड ने अगर विथड्रॉ नहीं किया है तो वो वैलिडली डिपॉजिट नहीं माना जाएगा अगर एप्लीकेशन में फॉल्स स्टेटमेंट है तो। लेकिन अगर उसने विथड्रॉ कर लिया है, मतलब वो तो किराया लेने भी पहुंच गया, मतलब इसने तो फॉल्स, किराएदार ने तो फॉल्स स्टेटमेंट किया एप्लीकेशन में और जाके आरटीए के पास जमा कराया और मकान मालिक ने आरटीए से विथड्रॉ कर लिया, तब तो मैटर खत्म। लेकिन यदि आरटीए ने जो वो अमाउंट है लैंडलॉर्ड ने आरटीए से वो अमाउंट जो है विथड्रॉ नहीं किया, कब तक? बिफोर द डेट ऑफ फिलिंग एन एप्लीकेशन फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द एकोमोडेशन फ्रॉम द टेनेंट। ठीक है, कब तक नहीं किया? मकान मालिक ने तब तक जो अमाउंट है डिपॉजिट उसको विथड्रॉ कर लिया, लेकिन कब विथड्रॉ कर लिया? बिफोर द डेट ऑफ फिलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द एकोमोडेशन फ्रॉम द टेनेंट। टेनेंट से उस एकोमोडेशन को पुनः प्राप्त करने के आवेदन फाइल करने के पहले। एक बार इसको हिंदी में देखते तो अच्छे समझ में आएगा। देखिए, यदि अभिधारी भाड़े का निक्षेप करने संबंधी अपने आवेदन में जानबूझकर कोई मिथ्या कथन करता है तो कोई भी ऐसा निक्षेप उस दशा में के सिवाय, अब देखो ये एक कंडीशन बता रहे हैं, अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन यदि है तो वो वैलिड है, लेकिन ये वाली कंडीशन अगर नहीं है
तो ऐसा डिपॉजिट इनवैलिड है। पहले तो ये चीज दिमाग में बिठाइए, ठीक है। उस दशा में के सिवाय, तो नीचे जो कंडीशन बताई है, जो दशा बताई है, इस दशा में के सिवाय यदि किसी अभिधारी ने जानबूझ करके कोई मिथ्या कथन करके एप्लीकेशन में फिर डिपॉजिट किया है आरती के पास रेंट, तो वो वैलिड रेंट नहीं है, ठीक है। अब वो दशा पढ़िए कि अगर ये दशा है तो इसमें वैलिड है। उस दशा में के सिवाय जबकि भूस्वामी ने निक्षिप्त की गई रकम का प्रत्याहरण, उस स्थान का कब्जा भाड़ेदार से पुनः प्राप्त करने के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख के पूर्व कर लिया हो, विधिमान्यतः किया गया नहीं समझा जाएगा। तो आपको देखिए ये कहां से कहां तक पढ़ना है, पहले तो आप यहां से पढ़ेंगे। यदि अभिधारी भाड़े का निक्षेप करने संबंधी अपने आवेदन में जानबूझकर कोई मिथ्या कथन करता है, तो कोई भी ऐसा निक्षेप विधिमान्यता किया गया नहीं समझा जाएगा, ठीक है। यहाँ से निक्षेप से डायरेक्ट नीचे आ जाओ, तो कोई भी ऐसा निक्षेप विधिमान्यता किया गया निक्षेप नहीं समझा जाएगा। तो मेन प्रोविजन क्या है कि यदि पेरेंट ने एप्लीकेशन में कोई मिथ्या कथन किया है और मिथ्या कथन करके डिपॉजिट किया है, तो वो वैलिड डिपॉजिट नहीं है। लेकिन वो कब वैलिड है, एक कंडीशन बताया है, एक एक्सेप्शन बताया है कि यदि ये वाली कंडीशन है तो वैलिड मान लेंगे। तो वो कंडीशन क्या है, जबकि भूस्वामी ने निक्षिप्त की गई रकम का प्रत्याहरण, उस स्थान का कब्जा भाड़ेदार से पुनः प्राप्त करने के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख के पूर्व कर लिया हो। अब क्या हुआ कि जो किराएदार था उसने आरती के पास डिपॉजिट कर दिया एप्लीकेशन में झूठा कथन करके, और भूस्वामी ने वो किराया आरटीए से विड्रॉ कर लिया, प्रत्याहृत कर लिया। और प्रत्याहृत करने के बाद अब भूस्वामी ने अपने मकान का कब्जा पुनः प्राप्त करने के लिए आवेदन लगाया। किस आधार पर, सेक्शन 12 के किसी ग्राउंड के आधार पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बात चलिए, सेक्शन 12 के ग्राउंड के आधार पर या किसी अन्य आधार पर। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि भूस्वामी ने जो डिपॉजिट की गई रकम थी उसका प्रत्याहरण कर लिया है, लेकिन ऐसा प्रत्याहरण उसने कब किया है, वो मकान का कब्जा पुनः प्राप्त करने के लिए आवेदन फाइल करने के पहले ही कर लिया, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि वो विधिमान्य किया गया नहीं है, तो फिर वो विधिमान्य है क्योंकि इसने डिपॉजिट ले लिया ना, है ना। अगर ये कंडीशन नहीं होती, अगर वो नहीं निकालता, आरती के पास वो डिपॉजिट कर गया था किराया, भूस्वामी पड़ा रहने देता, नहीं जाता लेने, वो केस लगाता कि नहीं सर इसने जो है झूठा कथन किया है आवेदन में कि जो है मैंने लेने से मना कर दिया या मैं रिसिप्ट देने से मना कर दिया, इसलिए झूठा कथन किया है, मुझे तो जो है मकान खाली करवाना है, मुझे अपने मकान का कब्जा वापस चाहिए, और वो प्रत्याहरण नहीं करता उस अमाउंट का, तो फिर बात अलग होती। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, भूस्वामी जो है प्रत्याहरण कर लिया और बाद में फिर तुम आवेदन लगा रहे हो, मतलब तुमने किराया भी ले लिया और फिर बाद में आवेदन लगा रहे हो किस आधार पे कि सर तो उन्होंने मिथ्या कथन किया था कि मैंने किराया लेने से मना कर दिया है, मुझे मेरा मकान जो है वापस करवाइए, बाद में तुम आवेदन फाइल कर रहे हो। तो ऐसा जो रेंट है वो वैलिडली पेड माना जाएगा क्योंकि आप पहले किराया ले चुके हो आरती के पास से जाके, बाद में आप आवेदन फाइल कर रहे हो। क्लियर, कोई डाउट? नो मैम। अब देखिए सबसेक्शन 3, यदि भाड़ा उपधारा 1 में वर्णित किए गए समय के भीतर निश्चित कर दिया जाता है, मतलब उपधारा 1 में 21 दिन के अंदर, और उसका विधिमान्य निश्चित के रूप में बना रहना उपधारा 2 में वर्णित किए गए कारण से समाप्त नहीं होता है। मतलब इस वाली सबसेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो एक्सेप्शन हमने पढ़ा, एक्सेप्शन में आ गया मैटर, तो वो उसके कारण वो विधि मान्य है, ठीक है। तो ऐसे निक्षेप से भूस्वामी को भाड़े का इस प्रकार संदाय हो गया समझा जाएगा, मानो कि निश्चित की गई रकम विधि मान्यता निवेदित की गई है। तो ऐसे निक्षेप से भूस्वामी को भाड़े का इस प्रकार संदाय हो गया समझा जाएगा, मानो कि निश्चित की गई रकम विधि मान्यता निवेदित की गई है। तो वो सीधी सी बात इन्होंने सबसेक्शन 3 में क्या कह दिया कि अगर सबसेक्शन 1 की कंडीशन पूरी अच्छे से फुलफिल हो रही है और सबसेक्शन 2 में भी विधि मान्य है, तो वो विधि मान्य डिपॉजिट माना जाएगा, ठीक है। सिंपली ये बोला है सबसेक्शन 3 में।
if the rent is deposited within the time mentioned in subsection 1 and does not cease to be a valid deposit for the reason mentioned in subsection 2, the deposit shall constitute payment of rent to the landlord as if the amount deposited has been validly tendered. ठीक, कोई डाउट है इसमें subsection 3 में? नो मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 बात करिए सेविंग एज टू एक्सेप्टेंस ऑफ रेंट एंड फॉरफीचर ऑफ रेंट इन डिपॉजिट। क्या कहा गया है इसमें? हिंदी में भी इसकी एक बार हेडिंग देखिए, भाड़े के प्रत्याहरण के बारे में व्यावृत्ति तथा निश्चित भाड़े का संप्रहण। इसमें आपको दो चीजें बताई गई हैं कि जो डिपॉजिट किया गया भाड़ा है उसका संप्रहण कब होगा, कब वो फॉरफीट हो जाएगा, और भाड़े के प्रतिग्रहण के बारे में व्यावृत्ति, कुछ चीजों को सेव किया गया है कि मतलब किराएदार ने आरसी के पास सेक्शन 25 के अंदर जो डिपॉजिट किया है तो उसने रेंट डिपॉजिट कर लिया, उसका मतलब ये नहीं है कि उसने बाकी जो चीजें बताई है वो भी सही नहीं है ना, उन चीजों को सेव किया गया। अंदर पढ़ते तो क्लियर होगा। देखिए धारा 25 के अधीन निश्चित किए गए भाड़े का उस रीति में जैसे कि उसमें उपबंधित है, ठीक है, प्रत्याहरण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध इस बात की स्वीकारोक्ति का प्रभाव नहीं रखेगा। सेक्शन 25 की बात हो रही है, डिपॉजिट ऑफ रेंट। हमने सेक्शन 25 में क्या पढ़ा कि वहां पे रेंट का डिपॉजिट आरसीए के पास कर रहा है। क्यों? क्योंकि लैंडलॉर्ड ने लेने से मना कर दिया, रिसिप्ट नहीं दे रहा है, या टेनेंट को डाउट है कि कौन से पर्सन है जिनको हमें रेंट देना है। ठीक, ये तीन कंडीशन है, तो इस कारण से उसने आरसी के पास डिपॉजिट किया। तो आरसी के पास जब डिपॉजिट किया तो आरसी ने क्या किया, उसकी कॉपी सारे जितने भी लोग थे एप्लीकेशन में जिनका नाम था उन सबको भिजवाई। फिर उन लोगों ने क्या किया, प्रत्याहरण विड्रॉल के लिए आरसी के पास एप्लीकेशन भेजी। ये हमने सेक्शन 25 में पढ़ा है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि प्रत्याहरण करने वाले व्यक्ति, तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन लगाई है सेक्शन 25 में, तो प्रत्याहरण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध इस बात की स्वीकारोक्ति का प्रभाव नहीं रखेगा। तो सेक्शन 25 के अधीन जिस पर्सन ने विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन लगाई है और जिस पर्सन के फेवर में ऑर्डर आ गया है, ठीक है आप ले सकते हो, ठीक है, आप जो हो एंटाइटल्ड पर्सन हो, आप जो ये डिपॉजिट किया गया है अमाउंट बी पर्सन को देना है। तो अब ये बी पर्सन के विरुद्ध भले ही उसने रेंट विड्रॉ कर लिया है आरसीए से, लेकिन सिर्फ रेंट को विड्रॉ करने के कारण अन्य बातों का स्वीकार करना का प्रभाव नहीं है उसका। मतलब उसका मतलब ये नहीं कि उसने रेंट को एक्सेप्ट कर लिया तो वो बाकी बातें भी वो मान रहा है ना। तो प्रत्याहरण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध इस बात की स्वीकारोक्ति का प्रभाव नहीं रखेगा कि भाड़े का निश्चित करने के लिए अभिधारी द्वारा उक्त धारा के अधीन किए गए आवेदन में कथित भाड़े की दर, व्यतिक्रम की कालावधि, शोध रकम या कोई अन्य तथ्य भी सही है। ठीक है, जैसे ए लैंडलॉर्ड है, बी टेनेंट है, बी जब रेंट देने गया ए को तो ए ने लेने से मना कर दिया, तो बी जो है वो सेक्शन 25 के अंतर्गत आरटीए को जाकर के जमा कराया। अब ए ने ये रेंट जो आरटीए था उससे विड्रॉ कर लिया, प्रत्याहरण कर लिया, तो इसने ये जो रेंट ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बी ने एप्लीकेशन लगाई थी आरटीए के पास कि सर मैं देने गया तो इन्होंने जो है लेने से मना कर दिया। और हमने देखा है कि आवेदन में क्या क्या बताना है, आवेदन में सब बताना है कि कितना टाइम पीरियड का किराया है, कितना ड्यू है, कितनी रकम से दे रहे हो साल, तो उसने वो सारे मेंशन किए पॉइंट्स। तो किराया को प्रत्याहरित कर लिया, किराया एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि उस आवेदन में किराएदार ने जो जो बातें लिखी है वो सारी भी वो स्वीकार कर लेगा मकान मालिक कि इसने भाड़े की दर, हो सकता है उसने चालाकी कर दी हो, जब डिपॉजिट करने गया हो उसने भाड़े की दर गलत बता दी हो, मतलब 2 महीने का किराया देना था तो 1 महीने का जाके दे आया हो, व्यतिक्रम की कालावधि है ना, शोध रकम कितने देना थे, हो सकता है 15,000 देना थे, 10,000 दे आया हो, या अन्य कोई तथ्य सही है। तो यहाँ पर सिंपली मीनिंग समझ में आ गया आपको। सिंपली मीनिंग ये है कि डिपॉजिट रेंट जब भी विड्रॉ किया जाएगा तो जो विड्रॉ करने वाला पर्सन है उसके अगेंस्ट में ये बात
को एक्सेप्टेंस में नहीं लिया जाएगा कि वो आवेदन में जो टेनेंट ने जो जो तथ्य बताए हैं भाड़े की दर के संबंध में, व्यतिक्रम की कालावधि के संबंध में, शोध रकम के संबंध में, अन्य कोई तथ्य के संबंध में, कि वो भी सही है, ये नहीं मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इनको सेव कर दिया गया, ये क्या था, सेविंग क्लॉज, बचा लिया इसको बाकी चीजें होने से, गलत होने से। द विड्रॉल ऑफ रेंट डिपॉजिटेड अंडर सेक्शन 25 in the manner provided therein shall not operate as an admission against the person withdrawing it of the correctness of the rate of rent, the period of default, the amount due, or of any other facts stated in the tenant's application for depositing the rent under the said section. ठीक, अब उसके बाद सबसेक्शन 2 देखिए। सबसेक्शन 1 क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? No, ma'am. Any rent in deposit which is not withdrawn by the landlord or by the person or persons entitled to receive such rent shall be forfeited to the government by an order made by the rent controlling authority if it is not withdrawn before the expiration of 5 years from the date of posting of the notice of deposit. डिपॉजिट का नोटिस सारे व्यक्तियों को देने के बाद भी यदि कोई भी पर्सन, ये जो डिपॉजिट है आरटीए के पास, ये नोटिस मिलने की तारीख से 5 साल तक, 5 साल के पहले, मतलब 5 साल का समय बीतने से पहले अगर कोई विड्रॉ करने नहीं आता है, तो ऐसा जो डिपॉजिट है रेंट का, वो फॉरफिट हो जाएगा गवर्नमेंट के पास। किसके ऑर्डर से? बाय द आरटीए। आरटीए ऑर्डर जारी करेगा और आरटीए के ऑर्डर से गवर्नमेंट के पास ये ऐसी राशि जो भी डिपॉजिट के तौर पर गई थी, ये फॉरफिट हो जाएगी, संप्रहित हो जाएगी। निश्चित किया गया कोई भाड़ा जो भूस्वामी द्वारा या उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों द्वारा जो ऐसा भाड़ा प्राप्त करने के लिए हकदार हो या हो, प्रत्याहृत ना किया गया हो। ठीक है ना, इन लोगों ने क्या किया, किसी ने भी जाकर विड्रॉ नहीं किया। भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश द्वारा सरकार को संप्रहत हो जाएगा यदि वह निक्षेप की सूचना के भेजे जाने की तारीख से 5 वर्ष का अवसान होने के पूर्व प्रत्याहृत ना किया जाए। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो बनेगा कि फॉरफीचर ऑफ रेंट का प्रावधान कहाँ दिया है, सेक्शन 27 में सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ये जो किराया है वो किसको फॉरफिट हो रहा है? गवर्नमेंट को, सरकार को संप्रहत हो जाएगा। किसके आदेश से? भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से। कितनी कालावधि है, कितनी कालावधि तक अगर डिपॉजिट रेंट जो है विड्रॉ नहीं किया तो हो जाएगा? तो डिपॉजिट की सूचना भेजने की तारीख से 5 वर्ष का अवसान होने के पूर्व। ठीक है, तो 5 वर्ष टिक करके आना है कि कितने समय के भीतर यदि सूचना की तामील, निक्षेप की सूचना की तारीख से कितने समय के भीतर यदि प्रत्याहृत नहीं किया गया है तो किराया फॉरफीचर हो जाएगा, तो 5 इयर्स। तो ये याद रखना, इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सबसेक्शन 2, संप्रहण का आदेश करने के पूर्व। अब जो संप्रहण का आदेश दे रहा है भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी दे रहा है, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को क्या करना पड़ेगा? ऐसे नहीं दे देगा वो डायरेक्ट, बस मुंह उठाया और दे दे। उसको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? पहली चीज तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी भूस्वामी या उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जो निश्चित भाड़ा प्राप्त करने के लिए हकदार हो या हो, रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सूचना ऐसे भूस्वामी या व्यक्तियों के अंतिम ज्ञात पते पर देगा। तो अगर आरटीए फॉरफीचर का संप्रहण करने का आदेश देता है तो पहले इस आदेश की सूचना सभी को भिजवानी होगी कि भाई आप लोग विड्रॉ करने नहीं आए, 5 साल का समय बीतने वाला है, कोई भी विड्रॉ करने नहीं आए डिपॉजिट, तो हम सरकार को संप्रहित करवा रहे हैं। तो इसकी सूचना रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजना होगी, वो भी कहाँ? अंतिम ज्ञात पते, जो भी लास्ट पता मालूम है आरटीए के ऑफिस में, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को जो भी एंटाइटल्ड थे, जिनका नाम एप्लीकेशन में था, सबको भेजना होगी सूचना, तथा उस सूचना को अपने कार्यालय में भी प्रकाशित करेगा, अपने कार्यालय में भी प्रकाशित करवाएगा सूचना को। और यदि भाड़े की रकम 100 रुपए से अधिक है, ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 100 रुपए से कम है तो क्या सूचना देना जरूरी है?
या नहीं है। यदि भाड़े की रकम 100 रुपए से अधिक हो तो उस सूचना को किसी स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित करेगा। तो यदि 100 रुपए से कम है तो समाचार पत्र में प्रकाशित करना जरूरी नहीं है। 100 रुपए से अधिक है तो समाचार पत्र में भी प्रकाशित करेगा लिखा है, मतलब करेगा, कर सकता है नहीं लिखा, मतलब करना पड़ेगा। यदि रेंट की जो पेमेंट है वो 100 रुपए से ज्यादा है, 500 रुपए है, 1000 रुपए है, तो समाचार पत्र में भी, स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित करेगा कि ये फलाने फलाने का मकान है, इनका इतना इतना किराया डिपॉजिट हो गया, 5 साल तक किसी ने विड्रॉ करने नहीं आया है, तो हम इसको संप्रहण करवा रहे हैं, तो इसकी सूचना हम जारी कर रहे हैं प्रकाशन में, क्योंकि जो भी पर्सन है उनके पते नहीं पता, जो भी है ऐसी कुछ सूचना जो है स्थानीय समाचार पत्र में निकलना चाहिए। ठीक है, आप देखना वो जो एक पेज आता है उसमें नोटिस निकलते भी रहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट नोटिस होता है तो वो एक छोटे छोटे कॉलम में निकलता है न्यूज़पेपर में। ठीक है, क्लियर है ये, कोई डाउट इसमें? नो मैम। ठीक है। Before passing an order of forfeiture, the rent controlling authority shall give notice to the landlord or the person or persons entitled to receive the rent in deposit by registered post acknowledgement due at the last known address of such landlord or person or persons, and shall also publish the notice in his office, and if the amount of rent exceed 100 rupees, shall also publish it in any local newspaper. सेक्शन 27 भी हो गई, ये हो गया हमारा चैप्टर 4। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।